आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग इसको आगे और एक्सप्लेन करें, डिस्कस करेंगे कि इनका थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट से क्या रिलेशन होता है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड देयर रिलेशन विथ थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। हम लोग हेडिंग लिख लें, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास चार थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। चार थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स हैं और इन कोऑर्डिनेट्स को क्रमशः हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। और ये बताया जाता है कि ये सभी के सभी वेरिएबल्स स्टेट वेरिएबल होते हैं, सो दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल एंड एनी वन ऑफ टू, या एनी वन ऑफ टू इसको नहीं कहेंगे हम लोग, कह सकते हैं एनी टू ऑफ फोर विल बी सफिशिएंट टू डिस्क्राइब एनी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, will be sufficient to describe thermodynamical system. So there are four variables by means of which any thermodynamical system may be explained. अब किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए दो वेरिएबल सफिशिएंट है। टू डिस्क्राइब any thermodynamical system, two variables are sufficient. अब हम लोग यूजुअली लेते हैं कि जैसे हम लोग यूजुअली लिखते हैं कि इधर वॉल्यूम दिखा दिया, इधर हम लोगों ने प्रेशर दिखा दिया, तो प्रेशर वॉल्यूम का भी दिखाते हैं। इस तरह से कभी हम लोग इधर की तरफ एंट्रोपी, इधर की तरफ टेम्परेचर भी दिखा देते हैं। तो हमारे पास चार वेरिएबल्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। इन चार में से कोई दो को लेकर के हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कोई दो में यह ध्यान रखते हैं कि हम उन दो वेरिएबल्स को, क्योंकि कर्नाड थ्योरम में बताया जाता है कि एरिया अंडर कर्व वर्क डन होता है। वर्क डन मतलब एनर्जी। तो इसका मतलब कि आप उन वेरिएबल्स को चूज करिए, दो वेरिएबल्स को चूज करिए जिनका प्रोडक्ट एनर्जी का डायमेंशन देता हो। तो जैसे प्रेशर के साथ वॉल्यूम, टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी। तो इन सब बातों को मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग आते, ये तो मैंने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात कर रहा था। अब हमें बात करना है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो हमारे पास चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। तो पहला क्या है कि अगर हम फर्स्ट देखें तो फर्स्ट है इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट है इंटरनल एनर्जी U, जिसका कि कंसेप्ट हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है। दूसरा है सेकेंड इंथैल्पी, इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी।
इसको F से रिप्रेजेंट करेंगे, और लास्ट है गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं। और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या कि इसलिए हम लोग कहते हैं इसको, क्योंकि हम लोग किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की जो एनर्जी है या उस सिस्टम को इन 4 वेरिएबल्स के 4 पोटेंशियल, ये चारों के चारों एनर्जी का डायमेंशन है, तो इन 4 पोटेंशियल के माध्यम से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये सभी के सभी पोटेंशियल जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के फंक्शन, मतलब स्टेट वेरिएबल्स के फंक्शन होते हैं। वो स्टेट वेरिएबल्स क्या है? पी वी टी एस, ये इसके फंक्शन होते हैं। तो हम लोग एक वन बाय वन इसको देखते हैं, है ना। तो इंटरनल एनर्जी को सबसे पहले हम लोग इंटरनल एनर्जी को देख लेते हैं। ये इंटरनल एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को ही सिस्टम की इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं। यह सिस्टम के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर आइडियल गैस सिस्टम दिया तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रियल गैस दिया तो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यह उसकी इंटरनल एनर्जी, जो उसकी इंट्रिंसिक एनर्जी होती है, और वह टोटल एनर्जी को भी एक्सप्लेन करता है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताया कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये इक्वेशन 1 बना लिया। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या बता सकते हो? तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या बता सकते हो आप? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप कह सकते हो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, what we have? TdS is equal to du plus PdV। तो यहां से आप देख सकते हो आप du is equal to TdS माइनस ऑफ PdV। तो ये कह सकते हो कि हमने इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर, इंट्रॉपी, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्लेन कर दिया। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है वो सिस्टम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको हम लोग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि मान लेते हैं कि केस फर्स्ट, इसमें हम लेते हैं केस फर्स्ट। तो सपोज लेट S इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो S इज इक्वल टू कांस्टेंट कब होगा? तो कांस्टेंट के लिए इसको हम बोलते हैं आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस। ये आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस के लिए आपको हमारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के लिए हमारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस का एक वीडियो लेक्चर है, इसको आपको देखना चाहिए, है। तो S कांस्टेंट है, दिस इंप्लाई दैट ds इज इक्वल टू 0, ds इज इक्वल टू 0। अब आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस कब होगा? इसी को हम लोग कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में भी इंट्रोपी नहीं बदलती है, ऐसा डिस्कस किया गया। तो ds की वैल्यू 0 है, तो दिस इंप्लाई दैट du इज इक्वल टू माइनस ऑफ pdv। देख सकते हो यहाँ पर ds की वैल्यू 0 हो गया, तो du इज इक्वल टू माइनस pdv। तो मीन्स अगर इंट्रोपी नहीं बदलेगा तो उस अवस्था में जो भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वह एट द कास्ट ऑफ वर्क डन। पीडीवी क्या? वर्क डन। तो मतलब कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर हो, न्यूमेरिकल बराबर होगी। तो यदि इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी घट रहा है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो यह आ गया। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं अब, और क्या बता सकते हैं
कि du अपान dv दिस इज, और ये टेम्परेचर इसके लिए क्या है, s की वैल्यू कांस्टेंट है। तो नाउ वी आर सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन प्रेशर ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर? तो यहां से हमने प्रेशर को डिफाइन कर लिया। अब हम लोग एक दूसरा कंडीशन लेते हैं, केस लेते हैं, केस 2। तो केस 2 में क्या बताया गया कि लेट v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर v कांस्टेंट है इसका मतलब कि dv की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और dv की वैल्यू 0 होगा, दिस इंप्लाई दैट du इज व्हाट, pdv, सॉरी, du is not pdv, du is equal to tds, du is equal to tds। क्लियर? तो यहां से आप टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हो, दिस इज du अपान ds, कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट था। इसका मतलब हुआ कि आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान, आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान द चेंज इन एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू change in internal energy with respect to change in entropy, change in internal energy with respect to change in entropy will be पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। देखो दोनों रेशियो पॉजिटिव है, दोनों रेशियो का जो है, रेशियो जो है दोनों का, u और s का रेशियो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा, u भी बढ़ेगा, s भी बढ़ेगा, और इस प्रकार से जो वो मेजर करेगा रेशियो, वह क्या होगा, टेम्परेचर को। तो यहाँ पर हमने प्रेशर और टेम्परेचर को इंटरनल एनर्जी के टर्म में डिफाइन किया। ठीक है, तो यह था पहला थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब हमें इसके बाद देन सेकेंड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की बात करनी है। तो सेकेंड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है, जिसको कि हम लोग डिस्कस किए थे पहले। तो नेक्स्ट है, हम लोग लेने जा रहे हैं इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो इंथैल्पी क्या होगा, हम लोग इसको लिख लेते हैं कि सेकेंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है इंथैल्पी। इंथैल्पी को हम लोग लिखते हैं, इंथैल्पी को लिखते हैं H से, और इसको डिफाइन करते हैं U प्लस PV। दिस इज डिफाइंड एज U प्लस PV। तो इसका मतलब हुआ कि आप यो कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी और प्रेशर एंड वॉल्यूम के कारण जो एनर्जी बनेगा, उन दोनों का जो सम जो होगा वह इंथैल्पी कहलाता है। तो इंथैल्पी में कोई भी इंट्रॉपी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर इंट्रॉपी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगर इसके चेंज को लिखें, चेंज को लिखे तो क्या लिख सकते हैं इसको, चेंज को आप लिखोगे कि अगर इसका चेंज लिया जाए तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर? और जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस पी डी वी, टी डी एस सॉरी प्लस वी डी पी। डी यू प्लस पी डी वी को हम लोग टी डी एस से रिप्लेस कर दिए, तो वी डी पी। यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन इंथैल्पी, किसी प्रोसेस के दौरान कितना इंथैल्पी चेंज करेगा, उसको हम लोगों ने चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन प्रेशर, इसके टर्म में एक्सप्लेन कर दिया हम। ठीक है, अब यहां से हम लोग इनके बीच में रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग लिखें कि केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, तो लेट
S is equal to constant, S is equal to constant। तो जब S की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, दिस इंप्लाई दैट ds की वैल्यू क्या हो गया, 0। और यह S कांस्टेंट कब होगा, जब आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस होगा। क्लियर। तो जब ds 0 हो गया तो dh इज इक्वल टू वी डी पी, और यहां से वॉल्यूम को आपने डिफाइन कर दिया dh बाई डी पी एट कांस्टेंट s। तो इस तरह से आपने यहां डिफाइन किया ds इन टर्म्स ऑफ ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर V को चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन प्रेशर के टर्म में डिफाइन कर दी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे कि एक दूसरी प्रोसेस भी हो सकती है, उस प्रोसेस को जरा समझें। केस 2। तो इफ या लेट P इज कांस्टेंट, P कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, ये आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस के दौरान क्या होगा, तो dp इज इक्वल टू 0, और जब dp 0 होगा तो इसका मतलब कि dh इज इक्वल टू tds। तो दिस इंप्लाई दैट t इज इक्वल टू dh बाई ds, और ये कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहां पर हमने टेम्परेचर को और वॉल्यूम को डिफाइन कर दिया इंथैल्पी के टर्म में, चेंज इन इंथैल्पी के टर्म में हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। तो यह हमारा दो, जो सेकंड नंबर पर जो मैंने वेरिएबल लिया था, यह उसकी बात आ गई। अब हम लोग जो है तीसरे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की बात करेंगे। तो थर्ड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो थर्ड नंबर पर क्या है हमारा, थर्ड नंबर पर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कौन सा है, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस एनर्जी इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेरिएबल F। अब ये हेल्महोल्ट्ज एनर्जी क्या होती है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में यह एक एनर्जी कंट्रीब्यूशन है। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का कंट्रीब्यूशन। मतलब कि दिस इज द algebraic sum of internal energy and energy due to temperature or entropy of the system। इसमें वर्क डन मीन्स पीवी, वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन एनर्जी में नहीं है। तो अब अगर F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस है, दिस इंप्लाई दैट dF इज व्हाट, dF इज इक्वल टू du माइनस टी डी एस माइनस ऑफ एस डी टी। इसको आप लिख सकते हैं इसको। अब जैसा हम जानते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर एक साथ मिलाते हैं तो हमारे पास होता है टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। क्लियर। तो अब आपके पास देखिए यहाँ पर टी डी एस की वैल्यू है, तो टी डी एस की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो टी डी एस की वैल्यू, दिस इंप्लाई दैट चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस की जगह पर क्या लिखेंगे आप, डी यू प्लस पी डी वी, और फाइनल में क्या है आपके पास, माइनस ऑफ एस डी टी। तो डी यू से डी यू कैंसिल, तो दिस इंप्लाई दैट डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस ऑफ एस डी टी। ये आपके पास चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए इक्वेशन हो गया। तो अब यहां पर भी दो केस हम लोग चला सकते हैं। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट में हम लोग यह लिखें कि लेट V इज इक्वल टू कांस्टेंट।
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा कि dF इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस डी टी, या S इज इक्वल टू आप लिखोगे माइनस dF बाई डी टी एट कांस्टेंट V। तो एक चीज यहां पर आप देख सकते हो कि जब हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में चेंज हो रहा होगा, अगर प्लस हो रहा है मतलब हेल्महोल्ट्ज एनर्जी सिस्टम का बढ़ रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, जब हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बढ़ेगा तो उसी दौरान उसका टेम्परेचर घटेगा। तो इस तरह से हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के टर्म में आपने इंट्रोपी को डिफाइन कर लिया। दूसरा केस अब यहां से आप बना सकते हो, सेकेंड केस क्या होगा कि केस नंबर टू क्या है, लेट T इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो T कांस्टेंट है, इसका मतलब dt जीरो हो जाएगा। तो जब T कांस्टेंट होगा dt जीरो हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई दैट dF इज इक्वल टू माइनस ऑफ P dV। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू हो जाएगा dF बाई dV, एंड दिस इज एट कांस्टेंट T, अगेन माइनस साइन। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली वहां पर वॉल्यूम डिक्रीज करता है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इंट्रोपी और प्रेशर दोनों निगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं, मतलब कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और साथ साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने तीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को पोटेंशियल को देख लिया इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। अब लास्ट है फोर्थ नंबर, गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग गिब्स एनर्जी को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि गिब्स एनर्जी जो टोटल होती है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं U माइनस टी एस प्लस पी वी। तो आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में, इस गिब्स एनर्जी में इंटरनल एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन है, इंट्रॉपी का भी कंट्रीब्यूशन है और वॉल्यूम एंड प्रेशर का भी कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि दिस इज मोर कंप्लीट एनर्जी, मीन्स हियर वी आल्सो कंसीडर the contribution of entropy in the energy of the system. That's why this gives energy G is more complete energy. तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग आ गए। तो अब हम लोग जो कार्यक्रम जैसा दिखा रहे थे, बता रहे हैं, कर रहे हैं, उसी को फिर से यहाँ रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग dg निकालते हैं, चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो दिस इज du माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ऐसा लिख दिए। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी। तो दिस इम्प्लाई दैट, अब इस चीज को टी डी एस की जगह पर रख लीजिए, डी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू माइनस डी यू प्लस पी डी वी, क्लियर। और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, यही ना। तो अब देखो जरा, डी यू से ये डी यू कैंसिल, पी डी वी से ये प्लस है, इधर बाहर माइनस है, तो पी डी वी से ये वाला कैंसिल। तो फाइनली आपको बचा क्या, तो बचा माइनस ऑफ एस डी टी और प्लस ऑफ वी डी पी, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है। यहाँ पर देख सकते हो कि चेंज इन गिब्स एनर्जी इज रिटेन हियर in terms of entropy, temperature, volume and pressure, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहां से भी दो केस को लिख करके आगे बढ़ेंगे कि दो केस क्या होंगे यहां पर। तो केस फर्स्ट, यहां पर देखो क्या है, dt एंड dp। तो केस फर्स्ट, लेट t इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है तो डेफिनेटली आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल
प्रोसेस होगा। तो t की वैल्यू कांस्टेंट है, दिस इंप्लाई दैट dt इज इक्वल टू 0। और जब dt 0 हो गया तो dg की वैल्यू कितना हो जाएगा? dt 0 हो गया तो dt इज इक्वल टू vdp, दिस इज vdp। तो दिस इंप्लाई दैट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम दिस इज इक्वल टू dg अपॉन dp एंड t इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपने वॉल्यूम को डिफाइन किया और बताया यहाँ पर कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर गिब्स एनर्जी इंक्रीज कर रहा होगा तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया? तो गिब्स एनर्जी और प्रेशर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज होंगे। तो यहाँ पर V को डिफाइन किया। दूसरा केस हम लोग यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है कि लेट P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब P इक्वल टू कांस्टेंट कब होगा? जब आइसोबारिक प्रोसेस होगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो P कांस्टेंट है, मतलब dP इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ S dt ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस। तो यहां से आप क्या बता सकते हो कि इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू dg बाई dt, और ये कब हुआ था? जब P की वैल्यू कांस्टेंट थी। तो इस तरह से इस इक्वेशन को भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इंट्रोपी को डिफाइन किया और क्या बताया कि आइसोबारिक प्रोसेस के दौरान यदि सिस्टम की गिब्स एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा, एंड वाइस वर्सा। मीन्स जब गिब्स एनर्जी डिक्रीज करेगी तो उस अवस्था में टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा। दोनों में माइनस साइन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहां तक आते आते हम लोगों ने सभी चारों थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से, और साथ ही साथ हम लोगों ने इन थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स को, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर S को डिफाइन किया, यहाँ पर V को डिफाइन किया, हमने वॉल्यूम को डिफाइन किया, यहाँ पर हम लोगों ने प्रेशर को डिफाइन किया, यहाँ पर हमने इंट्रोपी को डिफाइन किया, अगेन यहाँ टेम्परेचर को डिफाइन किया, यहाँ पर वॉल्यूम को डिफाइन किया, टेम्परेचर को डिफाइन किया। तो इस तरीके से हम लोग जो है सभी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल के टर्म में एक्सप्लेन कर दिए। तो इसीलिए ये थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल काफी महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर? अब आपको एक सिंपल ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो ट्रिक क्या होगी, जरा इसको समझिए। तो आपके पास चार थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, हम देखो यहाँ साइन की बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक हम लोग गेस करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, चार चीजें हैं। और आपके पास जितने भी क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल है, U, H, F और G। F को कभी कभी हम लोग A से भी एक्सप्लेन करते हैं, दिखाते हैं, A के टर्म में भी लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग इन चारों वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं तो उस अवस्था में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल तो डिनोमिनेटर में होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, और डिवाइड करते हैं इन थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स से। तो अब ध्यान देना है यहाँ पर कि जब भी इस तरह की बातें लिखी जाएंगी तो वहां पर होता क्या है कि जो डिनोमिनेटर है और जिस वेरिएबल को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर S को डिफाइन कर रहे हैं, डिनोमिनेटर है चेंज इन टेम्परेचर dt। तो यहाँ पर होता यह है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह एनर्जी का डायमेंशन देगा। तो इसका मतलब कि जिस वेरिएबल को आप डिफाइन करने जा रहे हैं और जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव से आप डिवाइड करने जा रहे हैं पोटेंशियल को, जैसे S dt, इनका जो प्रोडक्ट होगा S इंटू डी टी का, वो हमेशा एनर्जी का डायमेंशन देगा। तो इसका मतलब कि अगर P को आप डिफाइन करने जा रहे हो तो कोई भी वेरिएबल अगर ऊपर दिया गया होगा तो उसके नीचे डेफिनेटली dV ही आएगा। अगर V को डिफाइन करने जा रहे हो तो उसके डिनोमिनेटर में डेफिनेटली dP ही आएगा। T को डिफाइन करने जा रहे हैं तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा ds ही आएगा। S को डिफाइन करने जा रहे हैं तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा T ही आएगा। अब ऊपर जो भी डिनोमिनेटर में हो, जैसे यहाँ पर dg है तो dg बाई dt, हम लोग साइन की बात नहीं कर पाएंगे इसमें,
साइन को हम लोग इसमें चेक नहीं कर पाएंगे। देख सकते हैं यह सब जगह है। यहाँ पर देखो V यहाँ पर निकाल रहे हैं तो P से डिवाइड किए हैं, क्योंकि VP क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर नीचे dV है, तब तो P dV, यहाँ भी एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं S dt, यहाँ पर देखते हैं T ds, ठीक है, V dP। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पर P dV T ds। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो भी थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल होगा वो डिनोमिनेटर में होगा और थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट जो डिनोमिनेटर में होगा। और इस चेंज से आप जिस थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करने जा रहे हो उसका और जिससे डेरिवेट करने जा रहे हो उस थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट निकालोगे तो एनर्जी का डायमेंशन आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया आज के इस लेक्चर में कि थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल क्या होता है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स, और हमने थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स को इन थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में एक्सप्लेन भी कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।